दोस्तों, बांग्लादेश में क्या हुआ, किस तरह हुआ, वो पूरा घटनाक्रम हमने आपको अपनी पिछली वीडियो के ज़रिए बता दिया। अब वहाँ क्या हालात हैं, किस तरह हैं, वीडियो में बात करेंगे। अब जब कोई बड़ी घटना होती है, मैं डायरेक्ट जनाब शादाब साहब से ही ये सवाल करता हूँ और आपको ये बात बताता हूँ। जब कोई बड़ी घटना होती है तो हर वर्ग, हर समाज और जिसकी जैसी सोच होती है वो उस काम में जुट जाता है। मदद करने वाले लोग मदद करते हैं। क्रिटिसाइज़ जो किसी चीज़ का बुरा कहता है, बुरा बोलता है, वो उस काम में लग जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, बीजेपी आईटी सेल, गोदी मीडिया, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू महासभा जैसी जो नफरती संगठन हैं, अब वो भी अपने काम में लग गए हैं। बांग्लादेश में जो स्थिति है, अब वो ऐसा नैरेटिव चला रहे हैं कि मोदी जी, बीजेपी मदद करे बांग्लादेश के हिंदुओं की, उनकी जान खतरे में है, उनके मंदिर जलाए जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं जाग जाओ, वरना मुसलमान भी तुम्हारे साथ ऐसा काम करेंगे। अब घटना क्या है, ऐसे में उन्हें क्या स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नैरेटिव फैला रहे हैं। तो इस पर हम आपकी राय जानेंगे कि इसको किस तरह से बचा जाए और क्या मकसद है इस तरह से। हैदर साहब, पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं आपको कि आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा ये उठाया है। जी। क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अराजकता की स्थिति है। हालांकि वहाँ के जो संगठन हैं वो उसे सेलिब्रेशन बता रहे हैं कि भाई एक उनका आंदोलन जब कामयाब हुआ तो एक जश्न का माहौल है। हालांकि जो बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, लूटपाट की कुछ चीज़ें उठाते हुए लोग लेके जा रहे हैं। पूरा आवाज की लोग घुस गए वहां पे, जी 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 सब कुछ लूटपाट कर लिया। बहरहाल ये एक तरफ चीज है, लेकिन अब जो नैरेटिव फैल रहा है, हिंदू लाइव्स मैटर इन बांग्लादेश। जी जी जी। तो जाहिर है, जैसा आपने अपने संबोधन में बताया भी है कि ये काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो भाजपा और आरएसएस का एक आईटी सेल है, सोशल मीडिया सेल है, तो वो एक नैरेटिव गढ़ रहा है यहाँ पर। क्योंकि अगर वो ये नैरेटिव गढ़ेगा नहीं तो उनकी राजनीति फेल हो जाएगी, तो इसलिए वो उसको गढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसी कुछ एक घटनाएं ज़रूर सामने आई हैं जिसके विरोध भी देखे गए हैं, जिसमें कुछ शक नहीं है। वहाँ पर सूत्रों ने बताया कि इस्कॉन मंदिर में आग लगा दी। तो जब कोई आंदोलन कामयाब होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि कुछ अ, अराजक तत्व उसमें शामिल होते हैं और वो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि किसी भी आंदोलन के लिए ये बड़ी शर्मनाक बात है और उसके नेताओं के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। आंदोलन की साख पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, उनकी उसकी पवित्रता जो है वो पूरी तरह से भंग हो जाती है अगर इस तरह की घटनाएं जो हैं घटती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ सच्चाइयाँ हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके दर्शक जो है वो इसके तमाम पहलुओं को अच्छे से समझ लें। अभी हम में और अलग जो तमाम पत्रकार है, फर्क है कि हर पहलू को चारों ओर से जानना जरूरी है। जी, सिर्फ एक तरफा बात गोदी मीडिया की तरह नहीं बताई जाती। है ना? तो उसके तमाम पहलुओं पर हम अगर उसको रोशनी डालेंगे तो कुछ चीज़ें दिखेंगी आपको ऐसी जो अब तक ना देखी गई हैं ना दिखाई जा रही हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये आंदोलन स्टूडेंट्स का आंदोलन था, जैसा आपने पिछली वीडियो में कहा। ये आंदोलन दरअसल जनता का आंदोलन था जिसको स्टूडेंट्स ने लीड किया। ये आंदोलन ये जो हसीना सरकार थी इसके खिलाफ था, अवामी लीग पार्टी के खिलाफ था। अच्छा, इस आंदोलन को हवा इसलिए भी मिली कि अवामी लीग सरकार ने, यानी उसकी नेता हसीना जो है, शेख हसीना ने एक नैरेटिव वहां पर गढ़ा कि जो लोग 30% आरक्षण जो वहां स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर उनकी औलादों को, जो पोते पोतियां हैं, उनको दिया जा रहा था, और अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए कि भाई 30% आरक्षण के बदले 30% वोट तो पक्का हुआ। इसके अलावा एक आदमी जो सरकारी नौकरी में है तो उसके पूरे परिवार का वोट हुआ पक्का, ये 40, 42, 45% के आसपास पहुंचता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर 5 किलो गेहूं में वोट पक्का हो सकता है, सरकारी नौकरी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उन्हें लगा जैसे यहाँ पर कि जी 5 किलो गेहूं दीजिए आप, और उसके बाद राष्ट्रवाद की बात कीजिए आप और नफरत की बात कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 किलो गेहूं में वोट। और ऐसा देखा गया कि मिला भी वोट, है ना। तो वहां पर शेख हसीना सरकार ने वो 30% आरक्षण और उससे प्रभावित या उससे लाभान्वित वर्ग है था, उनका परिवार था, तो ये एक बड़ा वोट बैंक बनता था।
तो उसमें उसके विरोध में जो आंदोलन हुआ कि आखिर 1971 में जो मुल्क आज़ाद हो गया था, तब आपने आरक्षण दिया, समझ में आ रही बात, ठीक है, अच्छी बात है कि भाई जिन लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, अपनी जानें दी या तकलीफ़ें उठाई हैं, तो जानें जिन्होंने दी हैं उनकी औलादों को, जिन्होंने तकलीफ उठाई है उनको और उनकी औलादों को आरक्षण मिल गया, ठीक है। लेकिन अब तीसरी पीढ़ी के बाद जहाँ बेरोजगारी एक समस्या, हालांकि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति उतनी खराब नहीं है कारोबार में, वहाँ पर जो कारखाने हैं जी, लेकिन गारमेंट्स का काम तो बहुत बड़ा काम है वहाँ पर, उसके बावजूद नौकरियों की तो कमी है। तो आवाम को ये लगा, जनता को ये लगा कि भाई, खासतौर पर नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कि भाई ये तो हमारा हक मारा जा रहा है, मेरिट पर आना चाहिए। भाई आप आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं? वो जातिवादी आरक्षण नहीं है बांग्लादेश में, आपने पिछले वीडियो में जैसा बताया। तो अब इसके कई पहलू हैं। देखिए आप, एक तानाशाह सरकार जो पूरी बेईमानी के साथ वहां पर स्टूडेंट्स के आंदोलन को दबा रही थी, कुचल रही थी, उनको जेलों में भेजा जा रहा था, ऐसी सरकार के खिलाफ हमारी सरकार को आवाज उठानी चाहिए थी। भाई जुल्म के खिलाफ तो हमें आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन हमने शेख हसीना की हुकूमत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, इसलिए उनसे दोस्ती मारी हो गई। हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं बना नहीं बना कभी शो नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब मैं आपको दूसरी तरफ बता रहा हूँ, आपको दूसरा पहलू बता रहा हूँ, उसको भी जरा समझिएगा आप बात। हमारे यहाँ आपने देखा, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शपथ ली, उन्होंने अपनी शपथ के बाद नारा लगाया जय फिलिस्तीन, और उस पर बड़ा हंगामा भी हुआ। हालांकि फिलिस्तीन हमारा मित्र देश है, जय फिलिस्तीन कहना कोई बुरी बात नहीं है, मैं समर्थन करता हूँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुरी बात कह दी हो। लेकिन आप ये सोचिए कि फलस्तीनियों पर, फलस्तीनी जनता पर जो जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना बिल्कुल एक अच्छी बात है, और हर किसी जो है इंसान को, जो इंसाफ में जरा भी यकीन करता है, इंसाफ पसंद है, उसे आवाज उठानी चाहिए। ठीक, लेकिन क्या बांग्लादेश की आवाम पर जो जुल्म वहां की सरकार कर रही थी, आरक्षण देकर एक वर्ग को अपने हक में उन्होंने कर लिया था, और उस आरक्षण के विरोध में आवाज उठाने वालों को वो राष्ट्र द्रोही कह रही थी, देशद्रोही कह रही थी, उन्हें रजाकार बता रही थी, रजाकार मतलब पाकिस्तानी समर्थक बता रही थी, इसके खिलाफ कोई आवाज मुस्लिम नेतृत्व की तरफ से, मुस्लिम राजनीतिक जो है नेतृत्व है उनकी तरफ से, या जो धार्मिक नेतृत्व है, को उठा? तो आप जुल्म को क्या सिलेक्टिव यानी क्या बनाएंगे कि जुल्म आप पर अगर यहूदी करेंगे तब तो आप आवाज उठाएंगे उनके खिलाफ, जुल्म अगर हिंदू करेंगे आपके ऊपर तो फौरन चीखने लगेंगे आप। लेकिन जुल्म अगर आपके खिलाफ को मुसलमान ही करेगा, पाकिस्तान के शासक अगर वहां पर इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जुल्म करते हैं, या शेख हसीना जो है वो मासूम आवाम के साथ जो वहां पर जुल्म कर रही है, उसके खिलाफ आप आवाज क्यों नहीं उठाई? आप क्यों नहीं उठाते आवाज उसके खिलाफ? कोई आवाज उठाने की कोशिश इन्होंने नहीं की है एक बेईमान और तानाशाह सरकार के खिलाफ। आप मोदी के खिलाफ बोलते हैं, बोलना चाहिए। एक अमेरिकन बड़े लेखक है, मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ रहा, बहुत अच्छी कोटेशन है उनकी, हैदर साहब मैं आपको बताऊं, उनका कहना है कि सच्चा देशभक्त वो है, आप इस कोटेशन को समझिएगा, बहुत कीमती कोटेशन, कि सच्चा देशभक्त वो है जो अपने देश को अपनी सरकार से भी बचाए, अपनी सरकार से भी लोकतंत्र की रक्षा करे, अपने देश की रक्षा करे, सच्चा देशभक्त वो होता है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ हो रहा है, भाजपा सरकार ने किया ऐसी वहां किया, कि सरकार समर्थन को देशभक्ति का पर्याय बनाया, यानी सरकार समर्थन और देशभक्ति दोनों को एक बना दिया गया कि देशभक्ति क्या है, सरकार समर्थन, है ना। क्या हमारे यहाँ जो भाजपा समर्थक है बस वही देशभक्त है, जो भाजपा विरोधी है वो देशद्रोही है। यही नैरेटिव हसीना ने वहां पर गढ़ दिया था। अब वो बहरहाल वक्त के साथ बेकार हो गया, और आज उनको जो है वो पनाह लेनी पड़ी है। फिलहाल हिंदुस्तान में है, मिलिट्री ने वहाँ पर वायुसेना के गेस्ट हाउस, अच्छा वहाँ बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सुनने में आ रहा है कि फिलहाल अंतरिम सरकार के मुखिया बनाए गए हैं, नोबेल शांति पुरस्कार भी। बहरहाल वहाँ पर जो घटनाएं हो रही हैं, आज जैसा आपने कहा, ऐसा से बदला इस्कॉन टेम्पल जला दिया, बंदी जलाने की कतब का घटनाएं हैं, जो वहाँ के गैर मुस्लिम है, खासतौर पर हिंदू, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। इस पर फिर हमारे देश की जो मीडिया है उसने फिर बहुत जल्दी इस मुद्दे को उठा लिया, इसने सीधे तौर पर से हिंदू मुसलमान बना लिया। इससे किस तरह बचा जाए? देखिए, मैं आपको पहले तो आप ये समझ लीजिए, वहां पर जिस पर भी जुल्म हो रहा है वो बांग्लादेशी है, पहली तो बात समझिए। ऐसे हिंदू मुसलमान से मत आप जो है वो कीजिए,
वो बांग्लादेश का सम्मानित नागरिक है, और एक आदमी पर, चाहे वो माइनॉरिटी का क्यों ना हो, अगर जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो वह कतई निंदनीय है। उसकी जितना निंदा की जाए कम है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, बहुत बड़े पैमाने पर आवामी लीग पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमले उनके खिलाफ हो रहे हैं। ये आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, ये शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन है। ये हिंदुओं के विरोध में थोड़ी आंदोलन है, ना हिंदू इस आंदोलन के विरोध में थे, बल्कि हिंदू तो और साथ में होंगे क्योंकि उन्हें भी इससे नौकरियां मिली, है ना। तो ये जो है आंदोलन, इसको समझिए, ये आंदोलन कोई बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कोई धार्मिक आंदोलन या सांप्रदायिक आंदोलन नहीं है। ये शेख हसीना सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ और उस आरक्षण के खिलाफ आंदोलन था, जिससे आवाम में गुस्सा था कि हमें मौके जो है वो मेरिट पर नहीं मिलते हैं। उसके खिलाफ ही तो था ये आंदोलन, हिंदुओं के खिलाफ तो आंदोलन नहीं। सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं अवामी लीग पार्टी के पदाधिकारियों पर, उनके कार्यकर्ताओं पर। ये याद रखिएगा। किसी भी, मैं अब इस बात के माध्यम से जो बांग्लादेश से हमको सबक मिला, वो क्या सबक मिला है? सबक ये मिला है कि हाँ, किसी भी देश के वोटर्स को, ठीक है, वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो सकता है। हर आदमी किसी न किसी पार्टी का, किसी न किसी विचारधारा का समर्थक तो होता ही है। तो किसी पार्टी का किसी खास विचारधारा का समर्थन कोई बुरी बात नहीं, और लोकतंत्र में ये हक है, ये अधिकार है सब। लेकिन 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 आपका ये समर्थन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका समर्थन देश के दूसरे लोगों को दुख देने लगे। यानी आप देश के समर्थक ना बनकर पार्टी के समर्थक बन जाएं, ऐसे कि आप ये मानने लगे कि अब इंसान तो आप है, आपके अलावा कोई इंसान ही नहीं है। आप देखिए, अगर आप मिलाएंगे, किसान आंदोलन हुआ, आप याद कीजिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं, राकेश टिकात दिल्ली बॉर्डर पर गाजियाबाद वाली साइड पर बैठे हुए थे। आप देखिए क्या हुआ जो बांग्लादेश में हुआ था, कि अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को सरकार ने बढ़ावा दिया, तो अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने उस आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की। किनके खिलाफ? स्टूडेंट्स के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ, और उन्होंने गोलियां तक चलाई। पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, उनके खिलाफ मुकदमे वगैरह नहीं हुए, जिसकी वजह से वहां की जनता में, स्टूडेंट्स में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के खिलाफ गुस्सा पनपा। आप देखिए किसान आंदोलन को, आपको याद है टिकैत साहब, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो भाजपा का एक विधायक जो वहीं का था, वो अपने साथियों को लेकर और लाठियां वाठियां लेकर आया था। उसका बयान भी बहुत मशहूर हुआ था कि हम तो इनको फोड़ देंगे, इनको यहाँ से भगा देंगे। क्या ये काम किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं का है या पार्टी के विधायक का है कि वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले? लेकिन आपने देखा ऐसा हुआ। इससे क्या हुआ? किसानों के अंदर एक गुस्सा और एक घृणा पैदा हुई ऐसे नेता और ऐसी पार्टी और ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए। फर्स्ट कीजिए आंदोलन यहाँ पर अगर आग पकड़ लेता, तो बाद में क्या होता? ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ हमले होते नहीं होते। हालांकि वो गलत है, लेकिन ये भी गलत था। अगर सरकार समय रहते सख्त कार्रवाई करते, हो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने देखा यहाँ संसद में भी रमेश भिदोड़ी ने कितनी गंदी गालियां बकी हैं कुंवर दानिश अली को, सदन में सबके सामने, और इसका समर्थन कार्यकर्ताओं ने किया है। तो ये तमाम पार्टी के जो भी पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि देशभक्ति का मतलब किसी सरकार के प्रति भक्ति या अंधभक्ति नहीं होना चाहिए, सोचना चाहिए उन्हें। अब मैं आगे आपसे एक बात कहूंगा। आप देखें कि हम तो उम्मीद कर रहे थे, यहाँ पर खालिद रशीद जो है फिरंगी महली बड़े आलिमों में गिने जाते हैं। वक्फ बोर्ड पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक कानून बनाने जा रही है, जिस पर आप कह भी रहे थे, एक वीडियो बनाएंगे, बनाइएगा आप जरूर। उस पर वो बहुत लंबा बयान देते हैं, अंग्रेजी में सवाल पूछे जाते हैं, अंग्रेजी में जवाब देते हैं, पढ़े लिखे आदमी। लेकिन बांग्लादेश में होने वाली घटनाओं पर ना तो उन्होंने पहले इस जुल्म के खिलाफ जो सरकार वहां शेख हसीना सरकार कर रही थी कोई आवाज उठाई, ना ही अब वहां पर अगर ये नैरेटिव गढ़ा भी जा रहा है कि वहां पर माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है, तो आप उसके बाद आवाज निकालिए ना, तो बोलना चाहिए ना। कौन मदनी बोल रहा है आज की तारीख में? ताकि जो कॉमन हिंदू है, जो न्यूट्रल है, उसके दिमाग में जो जहन मैसेज जाना चाहिए ना, तो भरेगी पूरी, है ना। तो आप में बताइए कौन से मदनी है? एक राज्यसभा के लिए दलाली करने वाले ये सारे लोग आज की तारीख में क्या इतनी अकल और इतनी समझ नहीं है इनको कि जब नैरेटिव एक पार्टी गढ़ रही है, एक विचार गढ़ रहा है, एक संगठन गढ़ रहा है, आप अंधे हो? आपके बयान को मीडिया दिखाता है, सोशल मीडिया तो कम से कम दिखाता है। आप बयान दीजिए, आगे बढ़कर भीड़ इकट्ठी कीजिए। आप बिल्कुल ये कहिए कि गैर मुस्लिम वहां की माइनॉरिटीज सारे के सारे हमारे भाई हैं, अगर एक आदमी भी मारा जाता है तो हम निंदा करते हैं इसकी, और अगर हमें मौका मिलेगा तो मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ। हिंदुस्तान का जो मुस्लिम लीडर है, वो सिवाय मुस्लिम
टॉपिक्स के अलावा, मुस्लिम मसलों के अलावा किसी और पे नहीं बोलते, है ना। आप बरेली से दिल्ली मार्च करेंगे, आप वहां पे तौकीर रजा खान साहब मुसलमानों के लिए, वहां की माइनॉरिटी के लिए नहीं कर सकते मार्च, फलस्तीन के लिए करेंगे आप, बांग्लादेश के गैर मुस्लिमों के लिए नहीं करेंगे आप। आपको करना पड़ेगा अगर आप अपना कद बड़ा करना चाहते हैं। ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वीडियोस में कि कुदरत का तरीका यह है, आप जब कुदरत के बंदों की यानी अल्लाह के बंदों की लड़ाई लड़ते हैं बगैर तफरीक किए, मजहब की, जात की, बिरादरी की, मिलत की, रंग की, कल्चर की, खान पान की, तो कुदरत आपको नेता बनाती है, कुदरत आपको बड़ा बनाती है। ये कुदरत का तरीका है आज की तारीख में। बल्कि मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपके दर्शक जितनी वसत रखते हैं, जितनी ताकत रखते हैं, भाई मीडिया में फेसबुक पे अकाउंट है, तो वो ऐसी घटनाओं की निंदा भी करें और बताएं वहां पर। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि बताइए, हमें तो उम्मीद है किसी मदनी से, किसी मक्की से, हमारे यहाँ जो ये बैठे हुए हैं दलाल, साक्षी जोशी, वो तो मुसलमान नहीं है। साक्षी जोशी ने एक वीडियो जारी करके बांग्लादेश के एक हिंदू संगठन के जो अध्यक्ष हैं, वकील, वहाँ के वो वकील भी हैं और अध्यक्ष है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनका बयान बाकायदा दिखाया है जो इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ रहते हैं। वो कह रहे हैं कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है, बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। इसके सिवा आपको मालूम होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा में बांग्लादेश पर जो अपना बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने ऐसे संगठनों की बांग्लादेश में जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करने के लिए, वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ की इबादत गाहें हैं, मंदिर वगैरह हैं, रात दिन पहरा दे रहे हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं है इसकी कोई, लेकिन जैसा मैंने कहा, आंदोलन में कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं, कुछ बाहरी ताकतें भी होती हैं। पाकिस्तान वहाँ पर कुछ इस तरह की हरकतें कर सकता है, वो चाहेगा कि भाई इस आंदोलन को, जो सरकार विरोधी आंदोलन है और पूरी तरह बांग्लादेश का आंदोलन है, इसको समझ लीजिए, पाकिस्तान की ISI चाहेगी कि इसको एक मजहबी रंग दे दिया जाए, जैसे उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के आंदोलन को जो है वो मजहबी रंग दिया था, जम्मू कश्मीर लिबरेशन, है ना। संगठन जिससे फायदा होगा वो उसका फायदा उठाएगा। तो बिल्कुल ऐसा है, तो वहाँ के लोग कर ही रहे हैं कोशिश, लेकिन यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर ऐसा करना चाहिए कम से कम मुस्लिम समाज के हर आदमी को कि इसकी निंदा भी करे और वहाँ पर इस तरह की खबरों को दिखाए जहाँ पर गैर मुस्लिमों के घरों की हिफाजत वहाँ के बांग्लादेशी मुसलमान करें। यानी मैं यहाँ मुसलमान गैर मुस्लिम की बात ऐसी समझाने के लिए कर रहा हूँ, यानी एक बंगाली दूसरे बंगाली की वहाँ पर हिफाजत कर रहा है, क्योंकि सारे के सारे वो बांग्लादेश के लोग हैं, बंगाली हैं। जिस तरह भारत के रहने वाले चाहे किसी भी धर्म से संबंध रखें, वो भारतीय हैं। यहाँ पर हमें भी अपने भारतीय लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से संबंध रखते हों, उनसे प्यार करना चाहिए और उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, उनके अधिकारों की आवाज़ उठाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। जनाब शादाब साहब, एक मुद्दा मेरे दिमाग में जब से बांग्लादेश से शेख हसीना वहाँ से भागी हैं आ रहा है दिमाग में कि शेख हसीना हिंदुस्तान में आई, हालांकि उनके पास ऐसा कहा जा रहा है सिर्फ 45 देश छोड़ने के लिए, तो सबसे पहले उनकी जो पड़ोसी देश है वो हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान में आए। हालांकि कहा जा रहा है उन्हें शरण लेने लंदन या अमेरिका जाना था, हालांकि वीज़ा उनका अभी तक जो परमिशन है वो नहीं मिली। ऐसे में हिंदुस्तान में शरण, हिंदुस्तान के जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, उनसे मिलने जाते हैं। तो ये जो भारत उन्हें शरण दे रहा है फिलहाल रुकने की, तो आने वाली बांग्लादेश की जो सरकार बनेगी, कि इसके लिए भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ये क्या खराब होने वाली स्थिति में नहीं होंगे? बहुत कीमती सवाल है आपका हैदर साहब, यकीनन खराब होंगे। देखिए, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, दुनिया में देखिए तख्ता पलट बहुत होते हैं और तमाम देश अपनी जो डिप्लोमेसी है, जो कूटनीति है, विदेश नीति है, वो उसी के हिसाब से बनाती है कि जनता को जो सरकार पसंद होती है, कोई भी सरकार जो है, कोई भी देश, वो उस सरकार से डील करती है। यानी देश का देश से संबंध होता है, व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध कभी भी नहीं होता। ठीक है, हम किसी को पसंद करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर जनता ने हमारे पसंद किए हुए आदमी को नकार दिया है, हमारे पसंद किए हुए राजनेता को नकार दिया है, तो जो नया राजनेता आता है तो तरीका ये, उसको बधाई दी जाती है और उससे ताल्लुकात ठीक किए जाते हैं। लेकिन हमारी विदेश नीति इस वक्त जो है वो उस पर जो असर है ना, वो सांप्रदायिकता का असर है। उस पर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो सोच है हमारी हिंदू मुसलमान वाली, उसका असर है जबरदस्त। आप देखते हैं कि कभी किसी सरकार में ऐसा हुआ है कि मोदी जी जाकर चुनाव के दौरान उन्होंने कहा अब की बार ट्रम्प सरकार, कोई कहता है ऐसा? आप सोचिए, वहां की आवाम ने हरा दिया ट्रम्प को, अब जो दूसरा आया तो वो आपके बारे में क्या ख्याल रखेगा? ये बिल्कुल छिछोरी बातें हैं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां जिस देश में जनता की मेजॉरिटी
जो भी सरकार बनाना चाहे। अब बताइए, मुस्लिम देश हैं 50 से भी ज़्यादा, अगर भारत की मेजॉरिटी यहाँ पर मोदी को या सांप्रदायिक पार्टी भाजपा उसको चुनती है, तो क्या उसके साथ डील नहीं करना चाहिए? बिल्कुल डील करना चाहिए। अब मेजॉरिटी ने अगर चुना है मोदी जी को, तो चुना है तो चुना है, ये मेजॉरिटी का हक है, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। अब मुस्लिम देश ये सोचकर संबंध अपने खराब करेंगे कि साहब आप कांग्रेस को वोट दीजिए, या यहाँ पर आकर सऊदी अरब या दुबई या जितने भी मुस्लिम देश हैं वो आवाम को दखल देने लगे, सलाह देने लगे मुसलमानों को कि आप जो है कांग्रेस को वोट दीजिए, तो क्या ये सही होगा? बहुत गलत होगा। ये हमारा अंदरूनी मामला है। कोई सरकार हमें अपने देश के लिए ठीक नहीं लग रही, उसके लिए संघर्ष हम करेंगे। दूसरे को क्या मतलब है? पाकिस्तान आकर हमको सलाह देगा कि हम किसे चुने किसे नहीं चुने? बिल्कुल नहीं। अगर मेजॉरिटी ने मोदी को चुना तो पूरी दुनिया को चाहिए कि वो मोदी के साथ डील करें भारत के मामले में। और अगर भारत की मेजॉरिटी मोदी को कल हटाती है, तो नई सरकार आती है तो उससे डील करें। यही हमारा तरीका होना चाहिए और होता है सबका तरीका। लेकिन जब मानसिक स्तर इतना गिर जाए कि हम खुल्लम खुल्ला आपकी बात ट्रंप सरकार जैसे नारे प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ आदमी लगाता हो, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं इसी सरकार से? बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से समझाया। कुल मिला के हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कोई भी मुल्क हो, कोई भी शहर हो, या कोई सूबा या कोई स्टेट हो, बड़े पैमाने पर वहाँ की जनसंख्या में धर्म के आधार पर नहीं गहरा है। बड़े पैमाने पर वहाँ की जनसंख्या न्यूट्रल होती है, नॉर्मल सोच रखती है। अब उस सोच को किस तरह से भरा जाए, नेगेटिव पॉइंट के आधार पर या पॉजिटिव पॉइंट के आधार पर, वो अब देश की मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो नफरत की राजनीति में भागीदारी है, या फिर ऐसे असामाजिक संगठन जो नफरत करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, ये अपना एक नैरेटिव सेट करके उन लोगों के दिमाग में एक जहर भर रहे हैं, ताकि उसका फायदा वो हिंदुस्तान की राजनीति में भी उठा सकें। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है सब हमारे सामने है। सोशल मीडिया पर हम बहुत अच्छे से बहुत जल्दी खबरों को देख सकते हैं। हम कुल मिलाकर जनाब शादाब साहब ने जो कुछ कहा कि हिंदुस्तान के जो तमाम बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं, चाहे वो राजनेता हों या फिर धर्म गुरु हों, उन्हें बढ़ चढ़कर इस बात पर आगे आना चाहिए और बयान जारी करने चाहिए। बांग्लादेश ही हमारे भाई हैं, हम उनके साथ हैं, और वो चाहे किसी भी धर्म का हो, वहाँ पर होने वाली घटनाएं जो गलत आधार पर हो रही हैं उनकी निंदा की जाती है। तो मैं जनाब शादाब साहब का शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे साथ शो में आने के लिए। अब यहीं हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए अब बारी अगली नई वीडियो में। शुक्रिया।